इस यूपी पीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 14 मई 2023 को होने वाली यूपी पीसीएस प्री की तैयारी के लिए एक और कदम आगे बढ़ाते हैं और आज टेस्ट नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, बजट 2023 और 24 में अमृत काल के दौरान सप्तऋषि का उल्लेख है, निम्न में से कौन सप्तऋषि का भाग नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए समावेशी विकास, बी युवा शक्ति, सी महिला शक्ति और डी वित्तीय क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी महिला शक्ति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? ए कांतारा, बी गंगूबाई काठियावाड़, सी RRR और डी है आपका कश्मीर फाइल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी RRR। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के संबंध में सत्य कथन क्या है? 3 कथन आपके दे रखे हैं, जिसमें पहला कथन है 2023-24 वित्तीय वर्ष में कुल व्यय 45.3 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। दूसरा है पूंजी खाते पर व्यय इस वित्तीय वर्ष में 10 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। तीसरा है 2023-24 का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का 5.9% का अनुमान है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है पहला 1 और 2, बी ऑप्शन दे रखा है 2 और 3, सी ऑप्शन आपका है केवल 3 और डी ऑप्शन दे रखा है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि सारे ही कथन सही हैं। चौथा क्वेश्चन आपका दे रखा है, वेदांता फॉक्सकॉन जेवी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? ऑप्शन है आपका ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न है, आईसीसी अवार्ड 2021 में साल सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 खिलाड़ी का खिताब किसे मिला है? ऑप्शन है बाबर आजम, बी ईशान किशन, सी सूर्य कुमार यादव और डी है शाहीन आफरीदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 5 का वो है आपका ऑप्शन सी सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 21 फरवरी। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 2000 से ये पूरे विश्व में प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर गांव में इसको स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बजट 2023-24 के अनुसार सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और सही कूट वाले उत्तर का चयन कीजिए। तो घाटा दे रखा है सूची 1 में और सूची 2 में दे रखा है जीडीपी % में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। राजकोषीय घाटा आपका 5.9 दे रखा है, राजस्व घाटा 2.9 है, प्राथमिक घाटा जो है वो 1.7 है % जीडीपी का और इसके अलावा प्रभावी घाटा है आपका 2.3। आज बजट से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं इस पेपर में। इसके अलावा आपको बजट को और अच्छे से जानना है, उसका समरी जानना है, तो यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस 1 के संकल्प से सिद्धि के यूट्यूब चैनल पर बजट का एक वीडियो है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 2023 विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? ए रिवाइव एंड रिस्टोर रिग्रेट वेटलैंड, बी है आपका वेटलैंड फॉर ह्यूमन बीइंग, सी है वेटलैंड फॉर ओवर कॉमन फ्यूचर और डी है आपका सस्टेनेबल वेटलैंड फॉर बेटर वर्ल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए रिवाइव एंड रिस्टोर डिग्रेडेड वेटलैंड। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया? ए IIT दिल्ली, बी पुलिस अनुसंधान और विकास, सी आपका दे रखा है केंद्रीय जांच ब्यूरो और डी है आपका UIDAI। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है आपका ऑप्शन बी पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। 11वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, PM मोदी ने किस राज्य में जल
जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दे रखा है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड आस्टिन बटलर को मिला है। दूसरा कथन है, केट ब्लैंचेट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तीसरा कथन दे रखा है, सर्वश्रेष्ठ गीत मोशन फिल्म श्रेणी में नाटू नाटू गीत को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसके सारे ही कथन सही है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, 13वां क्वेश्चन है, विश्व बैंक के प्रमुख कौन हैं जो अपने 5 साल के कार्यकाल के पूर्व ही पद छोड़ देंगे? ऑप्शन है बेन बर्नानेक, बी ऑप्शन दे रखा है डेविड मालपास, सी ऑप्शन है जिम योंग किम और डी है आपका केनेथ रोगोफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, डेविड मालपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 14वां क्वेश्चन है आपका, 14 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 14 क्वेश्चन आपका दे रखा है, नोबेल पुरस्कार 2022 को भौतिक विज्ञान श्रेणी में निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक शामिल नहीं है? तो कौन सा वैज्ञानिक शामिल नहीं है ये बताना है। तो 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका स्वंते पाबो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन दे रखा है, भारत को किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर पर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है? ए है अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, बी गरुड़ एरोस्पेस, सी है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी और डी आपका दे रखा है ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन जो बी है यानी कि गरुड़ एरोस्पेस, वो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप याद रखिएगा गरुड़ एरोस्पेस ने बेंगलोर में एरो इंडिया 2023 में अपने नवीनतम सौर संचालित मानव रहित टोही हवाई जे ग्लाइडर सूरज का अनावरण किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ए जो आपके दो कथन दे रखे हैं, पहला कथन है अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा सकल कर प्राप्ति में प्रत्यक्ष कर से अधिक है। दूसरा है सकल प्राप्ति पर जीडीपी का 11.1% बजट 2023-24 में अनुमानित है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं केवल एक, केवल दो सही है, केवल सी दो ऑप्शन जो दे रखा है उसमें दोनों कथन सही दे रखा है और डी है उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो 16वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन जो बी है यानी कि केवल दो कथन है वो सही है। बजट 2023-24 को अनुमानित आंकड़ों के सकल प्राप्ति जीडीपी का 11.1%, प्रत्यक्ष कर जीडीपी का 6% और अप्रत्यक्ष कर जीडीपी का 5.1 रहने का अनुमान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ए जर्मनी, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया और डी भारत। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा प्यारा भारत यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका सही होगा। 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है और ये फैसला जो है वो सामाजिक विकास आयोग की 13वीं पूर्ण बैठक 61वें सत्र में लिया गया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में चुना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन बी, नील मोहन को यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में चुना गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यूनिसेफ इंडिया किसे अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती है या नियुक्त किया है? तो वो है आपके ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना यानी कि ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वित्त वर्ष 2022-23 में शिक्षा पर व्यय कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2.9 जो है वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है। 21 क्वेश्चन है, भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डसलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन है आपके ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश और डी राजस्थान। तो 21वें का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में उज्बेकिस्तान और भारतीय सेना के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टिलिक 2023 के 4वें संस्करण का आयोजन 21 फरवरी से 5 मार्च तक पिथौरागढ़ में किया जाएगा यानी कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड।
22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है? ए, वृद्ध के सामाजिक और आर्थिक उत्थान से, बी, वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने से, सी, पीएम श्री के तहत स्कूलों में बच्चों के सर्वांगीण विकास से, और डी है आपका योग संस्कृति को बढ़ावा देने से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने से। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है, किस पूर्व आईएएस ऑफिसर को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए, नृपेंद्र मिश्रा, बी है आलोक रंजन, सी है विनोद राय, और डी है आपका BVR सुब्रमण्यम। तो 23 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, BVR सुब्रमण्यम। 24वां क्वेश्चन दे रखा है, साइक्लोन 1 अभ्यास 2023 भारत और किस देश की थल सेना के मध्य आयोजित हुआ? ऑप्शन आपके देख लेते हैं। ए, मिस्र, बी, ऑस्ट्रेलिया, सी, सिंगापुर, और डी, जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 24 का वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि मिस्र। भारत और मिस्र के मध्य जैसलमेर में ये पहला प्रशिक्षण अभ्यास संपन्न हुआ है, याद रखिएगा। 25वां क्वेश्चन है, 2023 और 24 के बजट में कर छूट सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, यानी कि कर छूट सीमा को कितना बढ़ा दिया है कि वो पूछा गया है। तो 25वें का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 3 लाख। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैट बॉट का नाम क्या है? ए, आधार सहयोगी, बी, आधार मित्र, सी, आधार साथी, और डी है आपका आधार मदद। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, आधार मित्र। ठीक है, आधार मित्र को UIDAI ने और आधार मित्र नामक एक नया AI/ML आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT बैंगलोर और IIT मद्रास, इनमें से कौन सा है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, IIT मद्रास। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है? ए, USA, बी, मलेशिया, सी, सिंगापुर, और डी, कतर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, सिंगापुर। अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है, क्या कारण है इसके? तो पहला कारण इसमें दे रखा है, उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा है अभिलेखों की छोटी लंबाई। तीसरा है द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। तो उक्त में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कारण सही है? कारण पूछा गया है इसमें। तो देखिए 29 का ये तीनों ही कारण सही हैं, जिसकी वजह से अभी तक सिंधु घाटी का उद्वाचन नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चौथी बौद्ध परिषद में हिस्सा लिया। दूसरा कथन है, चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोध पाया। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। ऑप्शन है ए, केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है, जो असत्य बताना है, उसमें ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही कथन असत्य हैं। फायन गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, याद रखिएगा। वैष्णव धर्म का प्रथम संकेत किस ग्रंथ से मिलता है? ऑप्शन है ए, अष्टाध्यायी, बी, अर्थशास्त्र, सी आपका दे रखा है अग्नि पुराण, और डी है मनुस्मृति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अष्टाध्यायी। ठीक है, महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में भागवत धर्म और वासुदेव की पूजा का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार वैष्णव धर्म का प्रथम संकेत जो है वो अष्टाध्यायी से मिलता है। अगला प्रश्न दे रखा है, 32वां क्वेश्चन है, द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? ए, जोनराज, बी, कल्हण, सी जो दे रखा है वो श्रीवर दे रखा है, और डी है जयदेव। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जोनराज। 15वीं सदी के कश्मीरी इतिहासकार और संस्कृत कवि थे जोनराज। उन्होंने द्वितीय राजतरंगिणी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है, जबकि कल्हण राजतरंगिणी के लेखक थे। इसके समकालीन कश्मीर के शासक जयसिंह थे। अगला प्रश्न दे रखा है, 33वां क्वेश्चन है, राजत्व की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है? ए, ऐत्रेय ब्राह्मण, बी, शतपथ ब्राह्मण, सी, गोपथ ब्राह्मण, और डी है तांडेय ब्राह्मण। तो 33वें का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ऐत्रेय ब्राह्मण।
अगला प्रश्न दे रखा है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया था? ए पृथ्वीराज चौहान, बी गोविंदराज, सी जयचंद और डी है आपका मूलचंद। तो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी जयचंद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित राजाओं में कौन जैन परंपरा में कुणिक के रूप में विख्यात है? ए बिंबिसार, बी बिंदुसार, सी अजातशत्रु और डी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी अजातशत्रु। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, आयंगर थे ए जिले, बी 12 अधिकारियों का समूह जो विजयनगर साम्राज्य में गांव का प्रशासन देखता था, सी है 12 अधिकारी जो प्रांतीय प्रशासन देखते थे और डी है आपका विजयनगर राज दरबार में मंत्रियों की परिषद। तो 36 का जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, यानी 12 अधिकारियों का समूह जो विजयनगर साम्राज्य में गाँव के प्रशासन को देखता था। अगला प्रश्न है, 37वां क्वेश्चन है, ईरान और भारत के मध्य संपर्क के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्थापत्य कला पर स्पष्ट ईरानी प्रभाव, दूसरा है खरोष्टी लिपि का शुभारंभ, तीसरा दे रखा है आहत मुद्राओं का प्रचलन। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन है आपका 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी दे रखा है केवल 2। तो 37वें का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 और 3 ये तीनों ही कथन सही हैं। 38वां क्वेश्चन है, कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें किया करता था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन दे रखा है आपका गयासुद्दीन तुगलक। तो 38वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 39वां क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति को कोटूर स्थान अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया गया? यानी कि कोटूर स्थान किससे संबंधित बताया गया ये बताना है। तो ए है विशाखापट्टनम का दक्षिण समुद्री तटवर्तीय क्षेत्र, बी है उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोठूर, सी है उत्तरी आरकाट जनपद में स्थित कोट्टलूर और डी है आपका आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में स्थित पलक्कड़। तो 39वें का सही आंसर है आपका उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोठूर को कोट्टूर नामक से अधोलिखित किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो आपका एकदम करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 40वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, अलाउद्दीन खिलजी के विजयों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है रणथंभौर, दूसरा है गुजरात, तीसरा है चित्तौड़ और चौथा है आपका तेलंगाना। विकल्प जो आपके दे रखे हैं उनमें से जो आपका डी ऑप्शन है, यानी कि 2, 3, 1, 2, 1, 3, 4 आपका करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को स्पेशली आप याद रखिएगा क्योंकि 2022 के पेपर में सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 41वां क्वेश्चन है, संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है, क्या है ये बताना है। तो ए तमिल कविता का संबंध है इससे, बी है तमिल व्याकरण का संबंध है, सी तमिल वास्तुशास्त्र का संबंध है और डी आपका दे रखा है तमिल राजशास्त्र का संबंध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, तमिल व्याकरण का संबंध है आपके तालकाप्पियम से। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो व्याकरण और अलंकार शास्त्र से संबंध रखता है। इसकी रचना तोल्काप्पियर ने की थी और तोल्काप्पियर एक तमिल व्याकरण थे। ठीक है, 42वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, गुप्त वंश के पहले प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, इसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था जो संभवतः नेपाल की थी। दूसरा है आपका, इसने क्षत्रिय कुल में विवाह कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। तीसरा दे रखा, चंद्रगुप्त ने महाबलशाली की उपाधि धारण की थी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर है 42, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं, तीसरा सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 43वां क्वेश्चन दे रखा है, कथन है ए साल 1920 से 1922 और वर्ष 1923 से 1934 के मध्य के 2 राष्ट्रवादी जन आंदोलन ने बड़े पैमाने पर किसानों और श्रमिकों का राजनीतिकरण किया था। कारण है, किसानों और श्रमिकों के शोषण ने उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। तो कौन सा सही है कि ये इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है ये बताना है। तो 43वें का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, ये दोनों ही कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 44वां क्वेश्चन दे रखा है आपका, त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है। पहला है मिहिर भोज ध्रुव धर्मपाल, दूसरा है नागभट्ट
द्वितीय गोविंद तृतीय देवपाल, तीसरा है रामचंद्र अमोघवश वन विग्रहपाल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है 44 का, वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3 सही है। आपका पहला जो है वो गलत दे रखा है। ठीक है, ये किस तरीके से सही है वो भी आप देखिएगा। कन्नौज पर अधिकार के लिए गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल शासकों के मध्य, ठीक है, मध्य संघर्ष हुआ था, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद 45वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं था? मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 45 का, वो है आपका ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। 46वां क्वेश्चन दे रखा है, मुगल कालीन सामाजिक व्यवस्था में भारतीय मुसलमानों को क्या कहा जाता था? शरीफ जादा, शेख जादा, काफिर और मुतल्ला। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, शेख जादा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 47वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ए दक्कन अशांति, बी पावना विद्रोह, सी नील विद्रोह और डी आपका तमिलनाडु के पालीगर का विद्रोह। तो 47 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले आपका हुआ था तमिलनाडु के पालीगर विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह, पावना विद्रोह, फिर आता है दक्कन अशांति। इसके बाद 48वें क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची दे रखी है 2, सूची 1 में आपके साल दे रखे हैं और सूची 2 में जो उन साल में जो घटनाएं घटित हुई थी उसका संबंध बताया गया है। तो 48वें का जो सही आंसर है वो है आपका, ठीक है, 48 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ए आपका करेक्ट है। किस तरीके से वो भी देख लेते हैं। तो देखिए 1854 में आपका शिक्षा पर चार्ल्स वुड, यानी कि वुड डिस्पैच आया था। इसके बाद 1882 की बात करते हैं तो उस समय हंटर आयोग का गठन हुआ था। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को लागू किया गया था, अधिनियम बनाया गया था। 1917 में सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग आया था। तो ठीक है, इस हिसाब से आप ऑप्शन ए को याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं 49वां, यानी कि 49वां क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, इस व्यवस्था में लगान का 10/11 भाग जमींदार स्वयं अपने पास रखते थे और 1/11 भाग कंपनी को देते थे। दूसरा कथन दे रखा है, यह व्यवस्था बनारस यानी कि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या उड़ीसा तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है हम, ठीक है। तो 49वें क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन है ए, वो आपका असत्य है, ठीक है, ऑप्शन ए असत्य है। स्थायी बंदोबस्त के संबंध में पहला कथन जो होगा वो आपका गलत हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त के अनुसार जमींदारों को किसानों से जो भी लगान मिलता था उसका 10/11 भाग उन्हें राज्य को देना पड़ता था और स्वयं के पास 1/11 भाग वे रखते थे। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 50वें नंबर का क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब अधिकार किया था? तो इन्होंने अधिकार किया था 20 जून 1756 में, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, सूचियाँ दे रखी हैं। सूची 1 में आपके व्यक्ति यानी कि जो आपके क्रांतिकारी थे या जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके नाम दे रखे हैं और सूची 2 में आपके उनकी पत्नी यानी कि उनकी जो वाइफ है उनके नाम दे रखे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 51 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि चित्तरंजन दास जी की जो पत्नी थी वो थी आपकी बसंती देवी। लाला लाजपत राय जी की जो अर्धांगिनी थी वो राधा देवी थी। महात्मा गांधी की वाइफ को सभी जानते हैं, कस्तूरबा गांधी। और मोतीलाल नेहरू की वाइफ थी स्वरूपा रानी। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 52वां क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करिए। तो इसमें भी सूचियां दे रखी हैं। लॉर्ड बेंटिंग का संबंध किससे ये बताना है, डलहौजी का, रिपन का और कर्जन का। तो देखिए बेंटिंग का संबंध है सती प्रथा उन्मूलन से, डलहौजी व्यवगत सिद्धांत से है, रिपन स्थानीय सुशासन के पिता कहे जाते हैं और लॉर्ड कर्जन का संबंध है बंगाल के विभाजन से। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का, वो होगा आपका ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था, क्या कहलाता था, कौन सी जगह कहलाती थी? तो ए है बंगाल, बी गुजरात, सी अवध और डी पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी अवध। अगला प्रश्न दे रखा है 54वां क्वेश्चन है, 54th क्वेश्चन है, शेरशाह ने किस सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में स्थापित सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है 54 का, वो है आपका ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक।
अगला प्रश्न है 1936 में चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन सी भारतीय महिला मंत्री बनी थी? तो ए है उमा नेहरू, बी विजयलक्ष्मी पंडित, सी स्वरूप रानी नेहरू और डी है आपकी हंसा मेहता। तो 55 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी विजयलक्ष्मी पंडित। इन्हें 1937 में संयुक्त प्रांत की प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई थी और स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर इनको नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 56वां क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के पतन के परिणाम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो इसके ऑप्शन ए दे रखा है, इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के लिए भारत पर नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त हुआ। बी है मुगलों के पतन के बाद अन्य भारतीय क्षेत्रीय शक्तियों ने मुगलों की विरासत का दावा किया और इन शक्तियों ने मिलकर अंग्रेजों के लिए एक नई चुनौती को पेश किया। सी है मुगलों के पतन के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा था या शक्ति नहीं बची थी जो अंग्रेजों को कठिन चुनौती दे सके। डी है मुगल साम्राज्य के पतन ने शताब्दियों पुराने सामाजिक आर्थिक ढांचे के स्थान पर एक औपनिवेशिक ढांचे को स्थापित कर दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो सही नहीं है, वो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि 56 का जो ऑप्शन बी होगा वो सही नहीं है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 56 के बाद आपका 57 क्वेश्चन आता है। निजामुद्दीन औलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे उर्दू में बात करते थे, उन्होंने सभा के जरिए लोकप्रियता अर्जित की। सी है आप तीसरा कथन दे रखा है, योगी लोग उन्हें सिद्ध पुरुष कहा करते थे। इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है बी, यानी कि बी करेक्ट है। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। 58 नंबर का क्वेश्चन है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन से के सदस्य थे? तो इसका जो 58 का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि विद्युत वाहिनी के ये सदस्य थे। 59 क्वेश्चन दे रखा है, चोलों के वैभव का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा एक था? तो इसका जो सही आंसर है 59 का, वो है आपका ऑप्शन ए, सूती कपड़ों का व्यापार। ठीक है, सूती कपड़ों का व्यापार इनका था। चोलों का राज्य मुख्य व्यापार और वाणिज्य हेतु ये प्रसिद्ध था। पंचायती राज संस्थाओं की 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 243 जी। 61 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? ए लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बी है आपका असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, लखनऊ समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी ऑप्शन दे रखा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 61 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, चंपारण समझौता हुआ था, ये चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था वो 1917 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था आपका 1930 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? पहला, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों के सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका चुनाव नहीं किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन है, आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार भी शामिल हैं। कारण है, ये अधिकार व्यक्तियों की राज्य प्रक्रियाओं में भागीदारी बनाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 63 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। 64वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 117, यानी कि 117 में ये दिया गया है। इसके अलावा 110 के क्लॉज 1 के उपखंड का और च में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान दिए गए हैं और कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, ये भी दिया गया है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं।
65वां क्वेश्चन, इसमें भी दो सूचियां दी गई हैं, संवैधानिक प्रावधान उनसे संबंधित स्रोत के बारे में बताया गया। तो देखिए, विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान की है, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से संबंधित और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। तो इस अकॉर्डिंग आपका 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि एक बार फिर से देख लेते हैं। विधि का शासन आपका इंग्लैंड, राष्ट्रपति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है आपकी जापान से ली गई है। इसके बाद राष्ट्रपति के विचारार्थ जो विधेयक को सुरक्षित रखना कनाडा, याद रखिएगा जहाँ पर भी केंद्र को मजबूती दी गई है वो सारी हमने प्रक्रिया कनाडा से ली गई है, ये याद रखिएगा। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की नीतियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? पहला है सामान्य नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध। तीसरा आपका दे रखा है घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना। चौथा है पशुओं को मारने पर रोक। और पांचवा है ग्राम पंचायतों का गठन। इनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है ये बताना है। तो कूट की सहायता से ए दे रखा है 1, 2 और 4, बी है आपका 2, 4 और 5, सी आपका दे रखा है 2 और 5 और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान होता है। दूसरा है आपका प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो देखिए 67 का आपका ऑप्शन सी जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं। और ये आपकी प्रक्रिया दे रखी है आर्टिकल 14 में, यानी कि ये मूल अधिकार में दे रखा है। 68वां क्वेश्चन है, 68 क्वेश्चन दे रखा है, राज्य के निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है पंचायतों के समस्त निर्वाचन का संचालन करता है। यह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इन्हें पद पर उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ किया जाता है। और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो 68 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी कि सारे ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, न्यायपालिका के अधिकारों के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन से विवाद शामिल होते हैं? पहला है देश के नागरिकों के बीच। दूसरा है नागरिकों और सरकार के बीच। तीसरा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्य सरकार के बीच। और चौथा है आपका केंद्र और राज्य सरकारों के बीच। तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं, पहला है 1, 2 और 3। दूसरा है 2, 3 और 4। तीसरा है आपका 1, 2, 3 और 4। और चौथा आपका दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 69 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि चारों ही कथन सही हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है। ग्राम सभा के सदस्य 18 साल या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं। तीसरा आपका यानी कि सी ऑप्शन दे रखा है, ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम मतदाता सूची में है। और डी आपका दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। 71वां क्वेश्चन है, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है आपका, हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता व न्याय की स्थापना के लिए प्रति संकल्पबद्ध है। दूसरा है कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका अहम भूमिका निभाती है। कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए 71 के ये दोनों ही कथन सही है, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। पहला कथन है, इसका गठन 1993 में किया गया था। दूसरा है, इसका अध्यक्ष केवल सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश होता है। और तीसरा, आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। तो कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सभी तकनीकी मामलों में मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं तथा निर्णय अपने विवेक अनुसार करते हैं। किसी भी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामले में विशेषज्ञ होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। दूसरा कथन रखा है, सभी अधिकारियों के समूह को सरकार की नीतियों को मूर्त रूप देने के कारण कार्यपालिका कहा जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए 73 के दोनों ही कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न दे रखा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला कर सकते हैं। तीसरा, यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकते हैं। चौथा दे रखा है कि यह किसी उच्च न्यायालय के में चल रहे मुकदमों को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकते हैं। तो 74 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन जो है डी, यानी कि सारे ही कथन सही हैं, आपके ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 75th क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन के संविधान में यह टिप्पणी की गई है कि चूंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के दिमाग में ही रहे जाने चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये टिप्पणी की गई थी यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा यूनेस्को ने इस टिप्पणी को किया था। 76 क्वेश्चन है, शाह जांच आयोग गठित किया गया था, किस लिए किया गया था। तो ये किया गया था आपातकाल के दौरान गतिविधियों की जांच करने के लिए। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। 1977 में भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री JC शाह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और इस आयोग का जो गठन हुआ था वो 25 जून 1975 को हुआ था, जो कि आपातकाल के दौरान की गई कार्यवाही तथा सत्ता के दुरुपयोग, अत्याचार और कदाचार के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 77वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना। दूसरा है, ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 78th क्वेश्चन है, संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका दे रखा है, सदन में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। दूसरा है, इसके हनन की स्थिति में सदन के अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए ये दोनों ही कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 79 क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कार्य दे रखा है मतदाता सूची बनाना। दूसरा, आचार संहिता को लागू करवाना। तीसरा है, मतदान तथा मतगणना की तिथि घोषित करना। चौथा है आपका चुनाव परिणाम की घोषणा करना। पांचवा आपका दे रखा है चुनाव की अधिघोषणा करना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ये सारे ही सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उनके लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन करना भी इसका काम होता है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संसद की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा कथन दे रखा है आपका, सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो 80 नंबर का क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन गलत है, क्योंकि उसमें संविधान में कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, कथन ए दे रखा है, संविधान की रूपरेखा बनाने के संदर्भ में यह सुनिश्चित करना प्राथमिक है कि एक ही संस्था या विभाग का सभी शक्तियों पर एकाधिकार ना हो। कथन आर जो दे रखा है, भारतीय संविधान में शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे स्वतंत्र संवैधानिक निकायों में बांटा गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही उत्तर बताना है। ए बी सी डी आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए। दोनों ही कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी दिख कर रहा है। 82 क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी कौन सी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। 1907 में जमशेदपुर झारखंड में इसकी स्थापना की गई थी और ये स्वर्ण रेखा और खरकेई नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए और आर कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन ए दे रखा है, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न होने के कारण एक संकीर्ण पट्टी है। आर है, यहाँ पर पत्तनों पर एवं बंदरगाह के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ मौजूद हैं। तो ये जो कथन है दोनों ही कथन सही हैं। इसके अलावा ये एक दूसरे या जो आर है वो एक की व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि 83वें क्वेश्चन का आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। 84वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सी कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो मंजरा नदी, कबिनी नदी, हेमावती नदी, भवानी नदी और तुंगभद्रा नदी, कौन सी ये सही है। तो देखिए कबिनी नदी, हेमावती नदी, भवानी नदी और तुंगभद्रा नदी
ये सभी कावेरी की सहायक नदियां हैं। इस हिसाब से आपका जो 84 का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। देखिए तुंगभद्रा नहीं है, केवल कबिनी, भवानी और हेमावती नदी इसकी सहायक नदी है। मंजरा नदी गोदावरी की नदी है, याद रखिएगा सहायक। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 85वें नंबर का क्वेश्चन है, 85वां क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए आकार में वृद्धि, बी गुण में धनात्मक परिवर्तन, सी आकार में स्थिरता और डी है आपका गुण में साधारण परिवर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका बी, गुण में धनात्मक परिवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 86 क्वेश्चन है। स्वच्छंद उद्योग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन दे रखा है, ये किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है या नहीं पर निर्भर करता है। दूसरा है, चीनी, सूती वस्त्र और वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग हैं। तो 86 का जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, यानी कि दोनों ही कथन गलत हैं। स्वच्छंद उद्योग के संदर्भ में दोनों कथन सही नहीं है, क्योंकि स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की संरचना में शामिल समताप मंडल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, शोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को शोभ सीमा कहते हैं। बी है, यह मंडल बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। इस मंडल में वायु की गति ऊर्ध्वाधर होती है। डी आपका दे रखा है, यह मंडल या परत कभी कभी विषुवत रेखा के ऊपर लुप्त हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 87 का वो होगा आपका ऑप्शन सी, ये जो है ऊर्ध्वाधर नहीं होती बल्कि क्षैतिज होती है और मौसमी घटनाओं का इसमें अभाव होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंतरिक प्रवास देश के अंदर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता। दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या प्रवास के लिए आकर्षक कारक जिम्मेदार होते हैं। तीसरा है, 2011 में भारत का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 31.8 है। इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 89 क्वेश्चन है आपका, वृहद ज्वार आने के कारण है। पहला, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। बी है आपका, सूर्य और चंद्रमा द्वारा एक दूसरे के विपरीत दिशा से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरा है आपका, यानी कि सी ऑप्शन है, तटरेखा का दंतुरित होना। और डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, वृहद और जो वृहद ज्वार है उसके आने का कारण सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल का होना है। इसके अलावा पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, याद रखिएगा। 90वां क्वेश्चन है, 2001 से 11 के दौरान निम्न में से किन राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर 25% से अधिक रही है? ए जो 4 राज्य दे रखे हैं, पहला है मेघालय, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मिजोरम और चौथा है नागालैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 90 का वो होगा ए ऑप्शन, यानी कि मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या है वो 25% से अधिक रही है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 91वां क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप को निम्न में से कौन सा भू आकृतिक संरचना एशिया से अलग करती है? तो पहला है यूराल पर्वत, दूसरा कारेकश पर्वत, तीसरा कैस्पियन सागर और चौथा दे रखा है भूमध्य सागर। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए दे रखा है आपका 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है 2, 3 और 4। तो 91वां क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी 1, 2 और 3, यानी कि यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत और कैस्पियन सागर तीनों ही एशिया और यूरोप को अलग करता है, जबकि भूमध्य सागर का संबंध इससे नहीं है। 92 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पतियों का निम्न में से कौन सा क्रम उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही है? ए टैंगा वनस्पति, बी टुंड्रा वनस्पति, सी स्टेपिस घास और डी आपका दे रखा है मरुस्थलीय वनस्पति। तो 92 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, यानी कि टुंड्रा वनस्पति होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 93 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रेलवे जोन और उनसे संबंधित मुख्यालय दे रखे हैं। तो देखिए इसमें जो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर दिया गया है, या भुवनेश्वर नहीं है बल्कि कोलकाता, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किन किन पठारों के सम्मिलन से हुआ है?
पहला दे रखा है मालवा पठार, दूसरा है हजारीबाग पठार, तीसरा दे रखा है पलामू पठार, चौथा है कर्नाटक पठार और पांचवा दे रखा है दक्कन का पठार। तो ये सभी का संबंध प्रायद्वीपीय भारत से है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 95वां क्वेश्चन में देखते हैं। 95वां क्वेश्चन में दे रखा है अभ्रक उत्पादन क्षेत्रों और उनके राज्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो ए है आपका तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली, राजस्थान भीलवाड़ा, झारखंड कोडरमा और कर्नाटक का चित्रदुर्ग दे रखा है। तो 95 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। कर्नाटक का चित्रदुर्ग नहीं है, बल्कि मैसूर व हासन जिले में अभ्रक पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन है, लैगून झील बतानी है, कौन सी लैगून झील है। तो देखिए, पहला चिल्का झील दे रखी है, दूसरा वूलर झील है, तीसरा पुलिकट झील है और चौथा दे रखा है आपका कोलेरू झील। तो कूट जो आपके ऑप्शन में दे रखे हैं, ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी है आपका 1, 2 और 4 और चौथा आपका दे रखा है यानी डी ऑप्शन है 1, 3 और 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का वो होगा आपका ऑप्शन डी। वूलर झील जो है वो लैगून झील नहीं है, बल्कि बाकी की जो तीनों झील हैं वो लैगून झील है। अगला प्रश्न दे रखा है 97 क्वेश्चन है, लौ अयस्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बेला डेला पहाड़ी से प्राप्त होने वाले लौह अयस्क को विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। दूसरा हेमेटाइट लौह अयस्क का उपभोग अधिक मात्रा में हुआ है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो 97 का जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, दोनों ही कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी लौह अयस्क खदान उड़ीसा में अवस्थित है। पहला दे रखा है गोवा, दूसरा है केंदुझार, तीसरा है मयूरभंज, चौथा है गुरु महिसानी और पांचवा दे रखा है बोनाई। ऑप्शंस आपके हैं 1 और 2, 2, 3 और 4, 2, 3, 4 और 5 और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का वो होगा आपका ऑप्शन सी। 99 क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां अथवा पर्वत उत्तर अमेरिका में अवस्थित हैं। तो रॉकी पर्वत, सियरा नेवेदा, तटीय श्रेणी, अपलेशियन पर्वत, ये चारों ही अवस्थित है उत्तरी अमेरिका में। इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 100वां क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी 2 सूचियां हैं, पहली सूची और दूसरी सूची में। उसके पहली सूची में आपके मात्रक दे रखे हैं और उसको किस मात्रक को किससे निर्धारित किया जाता है वो दे रखा है। तो ए है क्यूसेक, बाइट, रिएक्टर और बार। तो देखिए, बाइट का जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 100 का वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बी जो है, बी जो ऑप्शन है वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्यूसेक का संबंध है आपके प्रवाह की दर से, बाइट का संबंध है आपके कंप्यूटर से, रिएक्टर का संबंध है भूकंप की तीव्रता से और बार का संबंध है दाब से। अगला प्रश्न दे रखा है, 101वां क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा महत्वपूर्ण खाद्य संघटक है, इनका पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो 101 का जो ऑप्शन ए है, यानी कि केवल एक यही सही है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन ये सभी प्रमुख महत्वपूर्ण खाद्य संघटक है, लेकिन इनका पाचन जंतुओं में इसी रूप में नहीं होता है। किस रूप में होता है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वह ग्लूकोज के रूप में होता है, वसा का पाचन अम्ल या ग्लिसरॉल के रूप में होता है और प्रोटीन का जो पाचन होता है वो अमीनो अम्ल के रूप में होता है। अगला प्रश्न दे रखा है, 102वां क्वेश्चन है, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होता है। दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। सी ऑप्शन दे रखा है, समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। और डी है आपका, दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। तो 102 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बुलबुले के आकार उसमें भरी गैस के दबाव और पानी की फिल्म की त्रिज्या और मोटाई पर निर्भर करता है, इसलिए छोटे बुलबुले में गैस के दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, 130वां क्वेश्चन है, यानी कि 103rd क्वेश्चन है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। क्या निष्कासित करते हैं। तो ये निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल को, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो आपका सही होगा। प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम को निष्कासित होता है। यह एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फा ऑक्साइड के सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है,
अगले प्रश्न पर चलते हैं। 104वां क्वेश्चन है, यानी कि 104 पे आ जाते हैं हम सीधे। इसमें भी दो सूचियां दे रखी हैं। पहले में परमाणु शक्ति केंद्र हैं और वे किस राज्य में स्थित हैं ये बताना है। तो 104 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी जो होगा वो आपका एकदम करेक्ट होगा। देखिए कैसे है, तो देखिए कलपक्कम का संबंध आपके तमिलनाडु से है, याद रखिएगा। नरोरा का संबंध आपके उत्तर प्रदेश से है। काकरा पार का संबंध गुजरात से है और ट्रॉम्बे का संबंध है आपके महाराष्ट्र से, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 105वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंड का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। तो 105 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। प्रकाश का वेग जो है वो ध्वनि की गति से अधिक होता है, आकाशीय पिंड एवं रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफ़ी कम होता है। 106 यानी कि 106वें क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है। तो 106 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी शकरकंद। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कागज का जलना, दूसरा दूध का दही बनना, तीसरा नमक का पानी में घुलना, चौथा है कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। तो उपयुक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमिक किए जा सकते हैं, यानी कि दोबारा उनको वही बनाया जाता है। तो 107 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, यानी कि 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। इसमें से स्टारफिश जो है वो मछली नहीं है, ये एक जंतु है, याद रखिएगा, समुद्री जंतु है। इसके बाद 109वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। दूसरा स्विच एक जटिल युक्ति है जिससे विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक किया जा सकता है। इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक सही है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता है या उसे पूरा करता है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 110वां क्वेश्चन है, जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं जिसका कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। 111वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस, इनमें से कौन जल में विलय नहीं है। विलय नहीं बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 और 4 ये जल में विलय नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें जल में विलय पूछा था, तो इसमें जो आंसर है वो नहीं ना होके इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जल में विलय पूछा है तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसमें नहीं की जगह होना लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद 112वां क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके हार्मोन और एंजाइम वगैरह दे रखे हैं और सूची 2 में किस अंग से उसका स्रावण होता है वो बताया है। तो 112वें का देख लेते हैं। 112वें का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो आपके गर्भाशय, यानी कि महिला का जो गर्भाशय होता है उससे निकलता है। टेस्टेरोन का जो संबंध है वो वृषण से है। थायरॉक्सिन का संबंध थायराइड से, इंसुलिन का संबंध अग्नाशय से है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 113वां दे रखा है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है। तो ये है ओमेगा-3 वसीय अम्ल का, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 114वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। गलत कथन बताना है। तो देखिए इसमें दे रखा है, पहला, ये प्राणी जीवन में स्वयं गुणन करती है, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, ये एक और या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, और डी ऑप्शन दे रखा है केवल भ्रूण में पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि डी करेक्ट नहीं है, गलत दे रखा है। 115वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा एंजाइम को उत्पन्न करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है, क्योंकि यकृत के द्वारा कोई भी एंजाइम का स्रावन नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
116वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं, कौन ले जाता है आनुवांशिक लक्षणों को संतान में? तो ये ले जाया जाता है क्रोमोसोम के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 117 में भी सूचियां दे रखी हैं जिसमें विटामिन उनकी कमी से होने वाले रोगों का वर्णन किया गया है। तो 117वां का जो सही आंसर हो जाएगा, 117 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेटिनॉल की कमी से आपके नेत्र सूख जाना, यानी नेत्र सूख जाते हैं। इसके अलावा टेकोफेरॉल की कमी से बंध्यता का रोग होता है। साइनोकोबालामी से आपके घातक रक्तचाप होता है, और पायरोडॉक्सिन से आपका मानसिक व्याधि होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 118वां क्वेश्चन दे रखा है, विटामिन उनसे संबंधित प्रचुर स्रोत कौन से हैं, ये सम्मिलित नहीं है वो बताना है। तो देखिए 118 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन B2 कौन यकृत तेल से नहीं आता है, ये गलत दे रखा है। इसके बाद 119वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है? तो 119 का जो सही आंसर दे रखा है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है। इसमें निर्णय लिया गया था कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े और भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखेगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी दो सूचियां दे रखी हैं, विटामिन और उनसे संबंधित एंजाइम के बारे में बताया गया, मतलब विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, इसका इनके क्या नाम है ये बताया गया। तो देखिए 120 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, विटामिन कैरोटीन। ठीक है, एंजाइम जो है वो आपका पेप्सिन है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, और प्रोटीन है आपका कैरेटीन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 121वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्रचलित क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं, हरित क्रांति के पहले चरण में उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग किन राज्यों तक सीमित रहा था? तो ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा, बी है पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, सी है पंजाब, हरियाणा और सिक्किम, और डी ऑप्शन दे रखा पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार। तो 122 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसके बाद 123वां क्वेश्चन है, 1980 के दशक में आरंभ किए गए नए उदारीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी नीतियां अपनाई गई हैं? आयात निर्यात नीति, तकनीक उन्नयन नीति, औद्योगिक लाइसेंस नीति, कर सुधार नीति, विदेश नीति। तो ये सारे ही सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, 124वां क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर है, ए वस्तुओं सेवाओं पर आरोपित किए जाते हैं, बी व्यक्तियों पर आरोपित किए जाते हैं, सी केवल वस्तुओं पर आरोपित किए जाते हैं, और डी केवल फर्मों पर आरोपित किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर यह आरोपित किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित बजट का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो देखिए जब व्यय और प्राप्तियां दोनों बराबर हो तो वो संतुलित बजट कहलाता है। 125 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। 126वां क्वेश्चन दे रखा है, भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? पहला है ए जो दे रखा है 1800 कैलोरी और 2100 कैलोरी, बी है 2100 कैलोरी 2400 कैलोरी, सी दे रखा है आपका 1900 कैलोरी 2200 कैलोरी, और डी है आपका 2400 कैलोरी 2100 कैलोरी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, ग्रामीण के, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया था 1995 में इसका ठीक है, विश्व जो इसका 127 का जो सही आंसर है वो है 1995 में इसका गठन किया गया था। गैट की जगह अब विश्व व्यापार संगठन WTO को स्थापित कर दिया गया था। इसके बाद 128वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्य वर्धित शब्द को सही स्पष्ट करता है? तो देखिए किसी फर्म का निबल योगदान, किसी परिवार की आय का प्रतिशत, बाह्य क्षेत्र में निवेश का प्रतिशत, और डी आपका दे रखा है राष्ट्र की आय का निबल लाभ। तो 128 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, किसी फर्म का निबल योगदान। 129वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक BOD स्तर कहा हो सकता है? तो ए है शुद्ध जल, बी नगर पालिका सीवेज, सी दुग्ध उद्योग अपशिष्ट जल, और डी है आपका लुगदी सीवेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लुगदी सीवेज। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं,
किसी भी अर्थव्यवस्था में व्याप्त निर्धनता की समस्या के प्रमुख कारण हो सकते हैं आधारित संरचनाओं का अभाव, मांग का अभाव, अधिक जनसंख्या और निम्न पूंजी निर्माण। इनमें से कौन से कथन हो सकते हैं वो बताने हैं। तो 130 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ये सारे ही कथन जो हैं वो अर्थव्यवस्था में व्याप्त निर्धनता की समस्या के कारण हो सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 131वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाओं को औद्योगिक वर्गों में शामिल किया जाता है। ए कृषि, जो पहला दे रखा है कृषि, दूसरा खनन, तीसरा विनिर्माण और चौथा दे रखा है सेवाएं। तो ये सारे ही संबंधित है इससे, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि 8 विभिन्न औद्योगिक वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला कृषि, खनन, उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, निर्माण कार्य, वाणिज्य, परिवहन और भंडारण से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दे रखा है 132वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे निजी वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कपड़े, कार, खाद्य पदार्थ। ठीक है, इन तीनों को देखा, 3 है, इनके जो कोड यानी कि ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है 2 और 3। तो ये तीनों ही हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 133वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रमिक मजदूरी दर का सर्वोत्तम वर्णित करता है। ए है श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है, बी श्रम का मूल्यांकन जिस दर पर किया जाता है, सी है पूंजी का उत्पादन जिस दर पर किया जाता है और डी है उपरोक्त में से कोई भी श्रमिक की मजदूरी दर को परिभाषित नहीं करता। तो 133 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे श्रमिक मजदूरी दर का कहा जाता है। ठीक है, 134वां क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश श्रमिकों को रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। ए एकल क्षेत्रक, बी प्राथमिक क्षेत्रक, सी द्वितीय क्षेत्र और डी है आपका तृतीय क्षेत्रक। तो 134 का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अधिकांश श्रमिकों को रोजगार जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और द्वितीय क्षेत्रक का लगभग 24% श्रम बल को नियोजित कर सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 135वां क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, उनसे संबंधित राज्य कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो 135 का जो सही आंसर होगा वो सुल्तानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश का दे रखा है। सी जो है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि ये है आपके हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में केवल एक है, वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। 136वां क्वेश्चन दे रखा है, ई ग्रीन वॉच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक गैर सरकारी संगठन है। दूसरा, ये वर्ल्ड वाइड फंड के साथ मिलकर संपूर्ण विश्व में जैव विविधता संबंधी गतिविधियों को संचालित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है। 136 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ये दोनों ही कथन सही हैं। दोनों ही कथन जो हैं वो आपके ई ग्रीनविच से संबंधित नहीं हैं। कैसे नहीं है वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो ग्रीनविच है वो क्षतिपूर्व वनरोपण कोष प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण के तहत होने वाले क्रियाकलापों की निगरानी करता है। ई ग्रीन वॉच एक ऑनलाइन प्रणाली है जो कैंपा की प्रगति की पारदर्शी निगरानी करता है, अतः ये दोनों ही कथन गलत हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, 137वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभाव के संबंध में सुमेलित नहीं है। सल्फर यौगिक, अम्ल वर्षा, नाइट्रोजन यौगिक, क्लोरोलिसिस। सी आपका दे रखा है हाइड्रोकार्बन कैंसर और SPM का कम दृश्यता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 137 का वो करेक्ट होगा। क्लोरोसिस आमतौर पर तब होता है जब पत्तियों को अपनी ज़रूरत के लिए आवश्यक क्लोरोफिल के संश्लेषण हेतु पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। ऐसा कोई कारण भी हो सकता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन का जोखिम शामिल हो। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, यह है 138वां क्वेश्चन, निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर पर जाने में उपभोक्ताओं की संख्या घटती जाती है। इसका प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो इसका जो प्रत्यक्ष कारण है वो है आपका ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाने में केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, अतः ऊर्जा प्रवाह किसी पोषण स्तर पर उपभोक्ताओं की संख्या को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। अगला प्रश्न दे रखा है, 139वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विश्व का सर्वाधिक बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरा है, प्रवाल भित्तियों का मुख्य रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पाई जाती है। तीसरा है, संसार की कुल प्रवाल भित्ति का क्षेत्र 2% भारत में है। तो ये सारे ही कथन सही हैं। 339 का ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 140वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के घटक है। मृदा, उत्पादक, अकार्बनिक पदार्थ और तापमान। तो ये चारों ही सही हैं।
तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऐसे पदार्थ जो किसी सजीव को चारों ओर से घेरे रखते हैं वो आपके पारिस्थितिक तंत्र के घटक होते हैं, चाहे वो सजीव हो या जैविक हो या अजैविक हो। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है 141वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यूट्रोफिकेशन मात्र एक मानव जनित घटना है। दूसरा, यूट्रोफिकेशन के साथ जल का पोषण संवर्धन संबंध है। तो 141 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 आपका सही है। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो उदाहरण नहीं है 142 में, वो आपका वानस्पतिक बाग यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति ने विगत दिनों में अपनी रिपोर्ट स्टॉकहोम में जारी की। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कहा गया है? पहला है, वैश्विक तापमान बहुत हद तक मानव की देन है। दूसरा है, इस सदी के अंत तक समुद्र के जल स्तर में 10 से 32 इंच की वृद्धि का आकलन किया गया। तीसरी बात कही गई रिपोर्ट में कि रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन नियंत्रण करने के उपाय अपेक्षाकृत बेहतर है। तो कौन सा कहा गया ये बताना है। तो देखिए, पहला और दूसरा तो कहा गया है लेकिन तीसरा नहीं कहा है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो नियंत्रण करने के जो उपाय हैं दिए जा रहे हैं वो अपेक्षाकृत कम हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई, कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, जब तत्कालीन जो उस समय प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न दे रखा है, पारिस्थितिक अनुक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्राथमिक अनुक्रम द्वितीय अनुक्रम की तुलना में ज़्यादा तीव्रता से होता है। दूसरा, चरम समुदाय सभी अनुक्रमों में एक जैसा होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 145 का वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि ये जो प्राथमिक अनुक्रम बहुत ही धीमी गति से होता है और अंतिम रूप तक पहुँचते पहुँचते इसमें काफ़ी समय लग जाता है। इसके बाद 146वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना में शामिल है? तो ऑप्शन जो आपके दे रखे हैं, ए ऑप्शन है गंगा विद्युत क्रम, बी है आपका शारदा जल विद्युत परियोजना, सी रिहंद परियोजना और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो 146 का ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। 147वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती? पहली कर्मनासा, बी ऑप्शन है चंद्रप्रभा, सी ऑप्शन आपका है बेलम और डी है आपका नर्मदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 147 का वो है आपका डी नर्मदा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन है आपका 1972, 1974, सी या 1976, ऑप्शन डी आपका दे रखा 1978। तो 148 का ऑप्शन जो बी है 1974, इसमें आपके खेल निदेशालय की स्थापना की गई थी। 149वां क्वेश्चन है, किस साहित्यकार का जन्म आजमगढ़ जिले के पंदहा में हुआ था? नज़ीर अकबरवादी, बी है आपका राहुल सांकृत्यायन, सी है बाबू श्याम सुंदर दास और डी है आपका जैनेन्द्र कुमार। तो 149 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन का जन्म जो है वो आजमगढ़ के पंदहा में हुआ था। इसके बाद 150वां क्वेश्चन दे रखा है, प्रदेश में अवनालिका अपरदन में सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? ए मेरठ, बी गोरखपुर, सी इटावा और डी है आपका फर्रुखाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी इटावा। आज हम लोगों ने टेस्ट संख्या 6 को डिस्कस किया है वीडियो के माध्यम से। आने वाले टेस्टों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी आप अपनी तैयारी को पूरे ज़ोर से करते रहिए और यूपी PCS 1 द्वारा आपको जितनी आपको सहायता चाहिए होगी वो पूरी की पूरी आपको दी जाएगी।